हो गया वचन? हो गया। ओके। तो आगे लिखा हुआ सवाल कौन पढ़ेगा? मैं। हाँ सुयश, तुम पढ़ो। लेखक के पिताजी का पूरा नाम क्या है? हाँ बैठो। इसका जवाब कौन देगा? किसी को आता है जवाब? हाँ बताओ। लेखक के पिताजी का पूरा नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। हाँ बरोबर। तो लेखक के पिताजी का पूरा नाम क्या है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ओके गुड। तो आगे देखो। तो लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनके पिताजी का पूरा नाम क्या है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या किया है? अपने पिताजी के बारे में उन्होंने उनका जीवन कार्य बताया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में उनकी मृत्यु हो गई है। उनका परिचय देखो। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी मधुशाला एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। उनकी प्रमुख कृतियां देखो। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलहाल, धार के इधर उधर आदि उनकी कविता संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथा है। वो यह आत्मकथा 4 खंडों में प्रसिद्ध है। तो देखो हरिवंश राय बच्चन जी अपने पिताजी के बारे में क्या करते हैं? पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। यानी कि पायनियर प्रेस ये जो होता है उनमें प्रताप यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव ये काम करते थे। उनका जो रहन सहन था वो कैसा था? वह समय के पाबंदी थी, यानी समय का निश्चय वे करते थे। शुद्ध स्वच्छ लिखावट यानी कि उनकी जो हस्ताक्षर होती है वह कैसी होती थी? शुद्ध स्वच्छ और सुंदर होती थी। सही साफ हिसाब किताब यानी कि कौन सा भी काम वह अपने हिसाब किताब से रखते थे, ये उनकी आदतें थी। विनम्र निश्चल व्यवहार ने उन्हें बहुत जल्द विशिष्टता दे दी, यानी कि उनको विशेषता प्राप्त की है। वे जो काम करते थे पायनियर प्रेस में उन पर वे क्या करते थे? विशिष्टता थी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते थे। मेज यानी क्या? टेबल। मेज का अर्थ क्या है? टेबल। टेबल लिख लीजिए। मेज का अर्थ टेबल। मेज का अर्थ क्या है? टेबल। टेबल। वे क्या करते थे? प्रताप नारायण श्रीवास्तव क्या करते थे? अपना काम करके औरों का भी काम वे कर लेते थे, यानी कि उनका जो काम था वो करके और जो उनके सहयोगी थे, उन प्रेस में काम करने वाले जो सहयोगी थे उनका भी काम पूरा कर वे दे देते थे। और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते थे। यानी कि उनका जो दफ्तर था यानी जो ऑफिस था वो ऑफिस सायं 6 बजे तक रहता था, पर वे क्या करते थे? बंद हो जाने के कुछ घंटों बाद वे रात देर तक काम करते थे, यानी कि 6 बजे तक उनका जो काम था वो चलता था। वे क्या करते थे? 6 बजे से रात देर तक यानी 10 तक वे काम करते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। ऐसा उनका दिनचर्या थी, यानी कि वे अपने अधिकारी जो थे उनके जो सहकर्मी थे उनका काम को पूरा करने के लिए वे रात देर तक
वे अपने दफ्तर में जुटे रहते थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा। 4 मील यानी कितना होगा? कौन बताएगा? 4 मील यानी 4 किलोमीटर। ओके गुड। 4 मील यानी 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर होगा। ओके, कुछ कम हो सकता है, यानी कि उनको कौन सी आदत थी? 2-3 किलोमीटर हो जाने पर भी वे क्या कहते थे? 5-6 किलोमीटर हो गया, ऐसा वे कहती थी। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता था, ज्यादा की तरफ। म्हणजे वे 3-4 किलोमीटर चलने पर उनको लगता था कि मैंने 5-6 किलोमीटर तक मैंने पैदल जाते थे, ऐसा उन्हें लगता था। यानी कि उनका जो अनुमान था वो हमेशा गलत ही रहता था। वे पैदल ही आते जाते। शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी, न उसकी सवारी की। यानी कि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद पैदल जाने से हमारा जो पैसा है वह बच जाएगा, उसी के कारण उन्होंने साइकिल खरीदी नहीं थी और पैदल ही 3-4 मील जाते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए काला जूता, ढीला पायजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी और दुपल्ली टोपी। काला जूता यानी दुबला पतला। अर्थ लिख लीजिए, काला जूता यानी दुबला पतला। काला जूता यानी दुबला पतला। और अचकन का मतलब क्या है? अचकन किसी को पता है? अचकन यानी लंबा बंद गले का कोट, उसे क्या कहते हैं? अचकन। उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी और दुपल्ली टोपी उनका यह पोशाक था। वो ऑफिस जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए उनका ये पोशाक रहा करता था। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। गुलूबंद का अर्थ क्या है? गुलूबंद यानी मफलर। गुलूबंद का अर्थ है मफलर। आपको पता है? देखा है आपने? देखा है। ओके। देखा है। आज के जमाने में होता है? होता है। ओके, आज के जमाने में हमें दिखाई देता है। गुलूबंद यानी मफलर उनके गले में हमेशा के लिए पड़ा रहता था। यानी वे दफ्तर जाने के लिए यह इस प्रकार का पोशाक वे करते थे। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायती से आती थी, यानी पुराने जमाने के वे कैप थी, उस दिन वे विलायती से आती थी, यानी विदेशी नहीं थी, विलायती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी होते थे प्रताप नारायण। वे क्या करते थे? बाहर निकलते समय उनके हाथ में हमेशा छड़ी थी और वो छड़ी कैसी? पतली नहीं थी, मजबूत थी, लंबी थी। और लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। यानी कि उन्हें लगता है, हरिवंश राय बच्चन जी को लगता है कि उनकी जो तालीम, लाठी चलाने की जो तालीम थी, उन्होंने पहले से ही जरूर ली होगी, ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी को लगता है। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। यानी कि पुराने जमाने में, यानी कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव के जमाने में हमेशा हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता था, दंगा होता था। और उसी एक झगड़े को और दंगा को उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया है। पिताजी ने धोती ऊपर कर दी
यानी कि जब वे पिताजी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी प्रताप नारायण बाहर निकलते समय उनको सामने आया वो मुस्लिम हिंदू दंगा हो रहा था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। यानी कि उनके जो पिताजी थे वे क्या करने लगे, उन दंगा झगड़ा हो रहा था वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, अपनी जो धोती थी वो धोती उन्होंने क्या करी, ऐसी ऊपर कर दी और कुर्ते की बाहें चढ़ा ली, यानी कि अपनी दो हाथों की जो कुर्ती होती है ऐसे उन्होंने ऐसी ऊपर कर ली और अपना जो डंडा है वो हमेशा के लिए रखते थे, वो डंडा यानी दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, यानी कि ऐसा बायां हाथ से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। यानी कि वे आगे जाकर कहते हैं कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, यानी कि वे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ लड़ने को नहीं आया, लड़ने आता तो अपने साथ औरों को भी ले आता, यानी कि मैं अकेला नहीं आता, अपने साथ और लोगों को ले आता, यानी 4-5 लोगों को मैं जरूर ले आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ में, वे कहते हैं मैंने डंडा तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया, बल्कि मेरी आत्मरक्षा के लिए मैंने डंडा लाया है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा, पर वे कहते हैं कि कोई मुझे चुनौती देगा, यानी कि कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, उनके साथ में झगड़ा करूंगा, ऐसा वे कहते हैं। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? वे कहते हैं अब लड़ना है तो अकेले में लड़ना है, 4-5 लोगों ने मिलकर जो लड़ना है उसे मर्दानगी नहीं कहते, वह बहादुरी का काम नहीं कहते, बल्कि क्या है, एक दूसरे ने पीट दिया तो क्या होगा, बहादुरी नहीं दिखाई देती। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। सिर फिरे की यानी क्या, जिसका दिमाग बिगड़ा हुआ होता है, सिर फिरा यानी क्या, जिसका दिमाग बिगड़ा हुआ होता है। लिख लीजिए अर्थ, सिर फिरे, सिर फिरे सिर फिरे का मतलब है जिसका दिमाग बिगड़ा गया हो, उसे सिर फिरे कहते हैं। यानी कि पिताजी क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी कहते हैं कि जो जिसका दिमाग बिगड़ा हुआ होता है उसके साथ झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, उनकी जो बात है वो समझी जा सकती है। पर 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए, यानी कि वे कहते हैं कि 4 आदमी मिलकर जब झगड़ा करते हैं तो उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई, यानी कि 4 आदमी मिलकर सिर फिरे की बात समझी न जाने पर जो लड़ाई करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया, धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। यानी कि वो क्या कहते हैं, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, तीसरे ने चौथे को मारा, ऐसा करके झगड़ा आगे बढ़ता ही जाता है, बंद नहीं हो जाता। यानी कि वे क्या कहते हैं, झगड़ा करने से कोई काम नहीं होता, बल्कि क्या करना चाहिए, धर्म का नाता निभाना चाहिए। यानी क्या, इंसानियत का नाता। इंसानियत का नाता यानी क्या, मानुषकी, भाईचारा। लिख लीजिए, इंसानियत का अर्थ है मानुषकी, यानी क्या, भाईचारा। इंसानियत का नाता यानी मानुषकी और भाईचारा का नाता।
हम क्या करते हैं, आस पड़ोस में ही रहते हैं। आस पड़ोस में रहने की वजह से हम क्या करनी चाहिए, मानुष की यानी कि भाईचारा का नाता हमें निभाना चाहिए। इंसान मेल से रहने को बना है। ये क्या कहते हैं, ये जो इंसान है, इंसान मेल जुल से रहने के लिए बना है, ना कि झगड़ा करने के लिए बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। वे क्या कहते हैं, लड़ाई सिर्फ 1-2 दिन की होती है और बाद में क्या होता है, 5वें दिन हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यानी क्या, सुलह से रहना यानी मेल से रहना। लिख लीजिए, सुलह से रहना, मेल से रहना। सुलह से रहना, मेल से रहना। वे क्या कहते हैं कि हम सब लोग मिलजुल कर रहने के लिए ही आए हैं और इसी के कारण हम क्या करना चाहिए, झगड़ा न करके हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। इंसानियत का नाता हमें निभाना चाहिए, ना कि हम झगड़ा करेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे। झगड़ा तो क्या एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा और अगले दिन हम क्या करेंगे, मेल से रहना चाहिए। आपके बारे में ऐसा ही होता होगा, है ना। जब आप सहेली को तो क्या करते हैं, 1-2 दिन के लिए झगड़ा करते हैं, है ना। किताब नहीं दी, पेन नहीं दिया तो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। और क्या करते हैं, झगड़ा कितने दिन होता है, बस 1-2 दिन का होता है और बाद में क्या होता है, हम सिर्फ उनसे बोलने लगते हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते ऐसा कहते हैं और क्या करते हैं, हम मेल से रहने लगते हैं। ऐसा ही वे उन लोगों को समझाते हैं। और आगे देखो, 2-4 दिन 10-12 150 हिंदू मुसलमानों में कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। यानी कि यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि 10-12 50-100 हिंदू मुसलमान कट मरने से कोई हिंदुत्व नहीं समाप्त होगा और ना ही इस्लाम खत्म होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, हिंदू मुसलमान में बहुत झगड़ा होता था। मेरा धर्म श्रेष्ठ, उनका धर्म नीच, उनका धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म नीच, ऐसा वे करते थे और उस कहने पर वे क्या करते थे, झगड़ा करते थे। और ऐसा झगड़ा करने से हिंदुत्व, मुसलमान या इस्लाम खत्म होगा नहीं होगा और ही बढ़ता जाएगा पर कम नहीं होगा। यानी कि साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि हम सब मिलकर रहना चाहिए। खूबी यानी भलाई, भलाई इसी में है कि हम सब एक दूसरे के साथ रहे, मेल से रहे, सुलह से रहना चाहिए। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। वे कहते हैं कि एक दूसरे से झगड़ा करने से क्या हमें मिलता है, सिर्फ दुख होता है ना। और क्या मिलता है, हमें सुख मिलता है नहीं, सिर्फ दुख मिलता है। हमेशा के लिए ये हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्या करना है, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। हमारा जो नाता है इंसानियत का, वह नाता हमें यहाँ पर निभाना चाहिए। ऐसा लेखक उन्हें समझाते थे। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। यानी क्या, वारदात का अर्थ है घटना। वो जो झगड़े की घटना थी उसे क्या कहते, वारदात। वारदात का अर्थ है घटना। और लेखक के पिताजी ने ऐसा समझाया कि उनका असर उन लोगों पर पड़ा और उन्होंने सोच लिया कि हाँ, अब हम इसके आगे झगड़ा नहीं करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। और उस मोहल्ले में ना कभी ही झगड़ा हो गया,
सब एक दूसरे से साथ रहने लगे। उन पर उनका प्रभाव पड़ा, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का उन पर प्रभाव पड़ा। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। यानी कि जिस मोहल्ले में वे रहते थे, उस मोहल्ले के लोगों को समझाने के बाद उस मोहल्ले के लोगों ने कभी भी झगड़ा नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे से मेल से रहने लगे। बाकी मोहल्ले में झगड़ा हो गया, तब भी उनके मोहल्ले में झगड़ा नहीं हो गया। या कारण क्या है कि लेखक के पिताजी ने उन्हें समझाया कि हमारा जो नाता है वो नाता कैसा है, इंसानियत का नाता है, और इंसानियत के नाते से हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसी के कारण उन्होंने झगड़ा नहीं किया, सब एक साथ रहने लगे। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला था। एक ढर्रे पर यानी प्राय यानी हमेशा, प्राय का अर्थ क्या है, हमेशा, और एक ढर्रे पर चलने वाला यानी निश्चित समय पर चलने वाला। लिख लीजिए, प्राय का अर्थ प्राय का अर्थ हमेशा, और एक ढर्रे पर चलने वाला यानी निश्चित समय पर चलने वाला। ओके, एक ढर्रे पर चलने वाला, निश्चित समय पर चलने वाला, यानी उनका जो दैनिक जीवन था वो कैसा था, हमेशा निश्चित समय पर चलने वाला था, यानी कि नियमबद्ध और नैमित्तिक था। यानी कि उनका जो नियम था, समय था, वह समय निश्चित और नियमबद्ध था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। यानी कि इनके पिताजी लेखक के पिताजी सुबह कितने बजे उठते, तो सवेरे 3 बजे उठते और अपना काम करके वे 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। यानी कि गंगा नदी पर वे स्नान करने के लिए सुबह 3:30 बजे चले जाते थे, पैदल आते जाते थे। यानी कि 3:30 बजे इतनी रात में वे पैदल गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी, यानी कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी बहती थी, और वहां पर जाकर सवेरे 3:30 बजे इतनी रात में वे पैदल ही स्नान करने के लिए जाते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते, यानी कि वो 3:30 बजे जाते और सुबह 6:30 बजे नहाकर घर लौटते थे। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाती। सुराही का मतलब क्या है, आपने कई फिल्मों में दिखा होगा। सुराही का मतलब पानी का पात्र, देखा है? ओके, उसे क्या करते हैं, सुराही, वो क्या करते थे, पानी का पात्र भरकर बैठ जाते थे। यानी कि सुबह 6:30 बजे आते, साथ में सुराही लेकर यानी पानी का पात्र लेकर आते और अपनी पूजा के लिए बैठ जाते थे। और आगे देखो, पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी यानी क्या, कमरा। कोठरी का अर्थ क्या है, कमरा। कोठरी का अर्थ लिख लीजिए, कमरा। लिख लिया, कोठरी का अर्थ कमरा। जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, यानी छोटा सा कमरा था, वहां पर वे पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। बगल की दीवार में एक अलमारी थी,
अलमारी का मतलब क्या है? अलमारी यानी क्या? हम क्या कहते हैं उसे? अलमारी यानी कपाट। कपाट यानी अलमारी। सभी के घर में होता है ना अलमारी। ओके। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रहती थी, यानी कि कपाट में बंद अलमारी यानी कि बंद कपाट में 2 पुस्तकें रखी जाती थी। वो कौन सी पुस्तक थी? एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। गीता यानी भगवत गीता। ये 2 पुस्तकें उस कोठरी में थी। और पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी, और जो ऊपर जीने के नीचे जो कोठरी होती है उस कोठरी में न कि कोई देव देवताओं की मूर्ति थी, बल्कि क्या था वहां पर? दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी, यानी कि उस कोठरी में उनकी मूर्तियां नहीं थी बल्कि तस्वीरें लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता, और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सकी। यानी इतना छोटा कमरा था कि वहां पर एक ही आदमी बैठता था और पूजा कर सकता था। ऐसा छोटा कमरा था, यानी कि रहल रखकर उस पर पोथियां खोल जा सके। रहल यानी रहल का मतलब क्या है? रहल का अर्थ क्या है? पोथी रखने के लिए बनाए लकड़ी की चौकी। आपने कई फिल्मों में देखा होगा जहाँ पर पोथी रखी जाती है और सामने बैठकर उसमें पढ़ा जा सकता है। आपने देखा है कई फिल्मों में? हाँ, देखा है ना? हाँ, तो वो पिताजी क्या करते थे? उस पर रखकर पोथी रखकर, यानी कि जो गीता यानी कि भगवत गीता और रामचरितमानस थे उन किताब में रखकर वो पोथियां खोली जा सके। वे मानस का नवाहित पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। यानी कि उनको वाचन का इतना शौक था कि पूरे 9 दिन में वे पूरी रामायण पढ़ लेते थे। और हम क्या करते हैं? एक स्वाध्याय लिखने के लिए या एक पाठ पढ़ने के लिए कितना दिन यानी कितना वक्त खराब करते हैं? पूरा 1 दिन सिर्फ एक पाठ पढ़ने के लिए। और वो क्या करते थे? पूरे 9 दिन में वो जो पूरी रामायण थी वो रामायण पूरे 9 दिन में पढ़ लेते थे। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नवाहित के निशान लगे। पाठ वे सस्वर करते थे। सस्वर यानी क्या? पाठ कैसे पढ़ते थे? सस्वर यानी क्या? स्वर के साथ वे पढ़ते थे। यानी उनकी आवाज जो सुरीली नहीं थी पर वे गाने का प्रयास करते थे, यानी गाने का प्रयत्न करते थे। ओके, समझ में आया? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी के बारे में उनकी जो जीवनचर्या थी यानी दिनक्रम था उनके बारे में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा पर लिखा है। ओके, समझ में आया? ओके, गुड। तो अपनी अपनी किताब बंद करो। बंद किया? ओके, गुड। अब मैं सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देना है। ओके ओके, गुड। तो पहला सवाल कौन पढ़ेगा? हाँ, उधर तुम पढ़ो। पहला सवाल। लेखक के पिताजी दफ्तर कैसे जाते थे? बरोबर, बैठो। और उसका जवाब कौन देगा? मैं। हाँ प्रज्ञा, तुम बताओ। लेखक के पिताजी दफ्तर पैदल से जाते थे। बरोबर, गुड। बैठो।
और अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कौन पढ़ेगा? हाँ प्रज्वल तुम पढ़ो। दफ्तर के लिए लेखक के पिताजी का पोशाक कैसा था? हाँ और बैठो, इसका जवाब कौन देगा? मैं। हाँ प्रज्ञा तुम बताओ। दफ्तर के लिए लेखक के पिताजी का पोशाक काला जूता, ढीला पैजामा, बंद गले का कोट, दुपल्ली टोपी और गले में मफलर, ये लेखक के पिताजी का पोशाक था। बरोबर, गुड। बैठो, यानी कि लेखक के पिताजी का पोशाक इस प्रकार का था। और तीसरा सवाल कौन पढ़ेगा? मैं। हाँ जानवी तुम पढ़ो। लेखक के पिताजी ने दंगे फसाद करने वालों को कैसा समझाया? बरोबर, बैठो। और उसका जवाब कौन देगा? हाँ प्रज्वल। 4 आदमी मिले तो बहादुरी का काम नहीं, धर्म का नाता है। अपने आसपास आस पड़ोस से इंसानियत का नाता है। हम 1 दिन 2 दिन लड़ाई करके फिर मिल से रहना है, ऐसा लेखक के पिताजी लोगों को समझाए। हाँ बरोबर, यानी क्या लेखक ने क्या किया है? लेखक के पिताजी ने दंगे फसाद करने वालों को कैसे समझाया कि झगड़ा न करके बल्कि इंसानियत का नाता निभाकर अपना झगड़ा समाप्त कर देना चाहिए, सब मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे से साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा समझाया। और अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? हाँ श्रेया। लेखक के पिताजी पूजा में कौन सा पाठ पढ़ते थे? हाँ बरोबर, बैठो। और उनका जवाब कौन देगा? मैं। हाँ सुयश। लेखक के पिताजी पूजा में रामचरित्र का पाठ पढ़ते थे। हाँ और कौन बताएगा? मैं। हाँ प्रज्ञा तुम बताओ। लेखक के पिताजी पूजा में रामचरितमानस और भगवत गीता पढ़ते थे। हाँ बैठो, बरोबर है। हाँ सुयश तुम बताओ फिर से, प्रज्ञा ने क्या कहा? लेखक के पिताजी पूजा में रामचरित्र और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? हाँ प्रज्वल तुम बताओ। लेखक के पिताजी पूजा नहीं में बढ़िया, सुयश खड़े रहो। लेखक के पिताजी पूजा में रामचरितमानस और भगवत गीता का पाठ पढ़ते थे। हाँ बरोबर, बैठो प्रज्वल बैठो। सुयश तुम बताओ, प्रज्वल ने क्या कहा? के पिताजी पूजा में रामचरित्र और कौन सा पाठ? और कौन बताएगा? हाँ श्रेया तुम बताओ। लेखक के पिताजी पूजा में और ध्यान देना है, श्रेया क्या करती है? लेखक के पिताजी पूजा में रामचरित्र भगवत गीता पाठ पढ़ते थे। हाँ लेखक के पिताजी पूजा में रामचरित्र और भगवत गीता पाठ पढ़ते थे। हाँ बरोबर, बैठो। रामचरितमानस और भगवत गीता पाठ पढ़ते थे। ओके गुड। और अगला क्वेश्चन। मैं। हाँ जानी तुम पढ़ो। लेखक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हाँ बरोबर, बैठो। और उसका जवाब? हाँ श्रेया। लेखक के पिताजी प्रसिद्ध रचना मधुशाला करते थे। नहीं, क्या सवाल है? हाँ प्रज्ञा। लेखक की प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। हाँ बरोबर, बैठो। हाँ श्रेया तुम बताओ। लेखक की प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। ओके गुड, बरोबर, बैठो। समझ में आया ये पाठ? आत्मकथा है। ओके गुड। तो गृहपाठ लिखना है, लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखो। मेरे पिताजी इस विषय पर
मेरे पिताजी इस विषय पर निबंध लिखो। 10-15 पंक्तियों में निबंध लिखो। मेरे पिताजी इस विषय पर 10-15 पंक्तियां निबंध लिखो। हो गया? तो आज हम इस प्रकार मेरे पिताजी यह आत्मकथा का पठन किया है। समझ में आया? आया। ओके, गुड। धन्यवाद।